15वीं शताब्दी राजा रिचर्ड के शासनकाल का इंग्लैंड एक 20 वर्षीय लड़का जिसका नाम ओलिवर था अपनी बीमार नाना से मिलने दूर दराज के गांव में जाता है। गांव वाले बार बार उसे चेतावनी देते हैं कि दिन ढलने से पहले जंगल पार कर लेना, पर वो ऐसा नहीं कर पाता है। और फिर क्या होता है आज जानेंगे इस कहानी में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कहानियां अजब गजब स्टोरी सोयाबा। ओलिवर इंग्लैंड के गांव लैकॉक का रहने वाला है। यहाँ वो अपने दादा दादी और माँ के साथ रहता है। पिता एक सैनिक थे जो एक देश से युद्ध के चलते उसमें मारे गए। उसके दादा का एक खेत है जहाँ वह और उसके दादा काम करते हैं और आलू की खेती कर बाजार में बेचते हैं। उसके घर पर कुछ मुर्गियाँ भी हैं जिनकी देखभाल उसकी माँ और दादी करते हैं। काफ़ी दिन से वह लोग आलूओं को ज़मीन से निकालने में लगे थे। अब बहुत सारे आलू उनके पास हो गए थे। वह अब निश्चिंत थे कि बाजार में अच्छी कमाई होगी। ये सोचकर वह और उसके दादा और ओलिवर आज घर के आंगन में बैठे हैं आग के पास और रात का खाना खा रहे हैं। तभी उनके दादा बोले, सुनो ओलिवर, कल हमें बहुत काम है, तुम सुबह नहा धोकर तैयार हो जाना, हम लोग चल पड़ेंगे सब आलूओं को बेचने के लिए। ठीक है, यह कहकर दोनों सो गए। फिर सुबह जैसे ही हुई वे दोनों तैयारी में लग गए और सारे आलूओं को बोरियों में उन्होंने डाला और उस घोड़ा गाड़ी में लाद कर घर से चल पड़े। वह करीब 1 घंटे का रास्ता तय कर चुके होंगे कि उन्हें एक शख्स अपनी गायों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। वह बोले, अरे ये तो शायद मॉरिसन है, ये मेरा पुराना मित्र है, जरा घोड़ा गाड़ी रोको ओलिवर। और ओलिवर के दादा उस शख्स से बातें करने लगे। वह बोला, अरे कैसे हो तुम और कहाँ चल दिए? उसके दादा बोले, हम हमेशा की तरह आलू बाजार में बेचने जा रहे हैं। ओह अच्छा, बहुत बढ़िया, तो फिर कब तक लौटेंगे? यही कोई शाम तक। अच्छा सुनो दोस्त, यहाँ से दक्षिण पश्चिम के जंगल का रास्ता कभी मत लेना। ओह भला क्यों? वो यूं कि आजकल बड़ी खबरें गर्म हैं, क्योंकि वहाँ का जंगल एक भूथा जंगल है और बहुत सारे लोग वहाँ रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए हैं। ओह, ये तो बेहद चिंताजनक विषय है, मैं ज़रूर इन बातों का ध्यान रखूंगा। और मॉरिसन उनको अलविदा कहकर वहाँ से चला गया। दोनों आगे बढ़ते गए और बाजार तक पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने पास रखे आलूओं को अच्छे दामों पर बेचा और वहीं पर जलपान किया और घर के लिए कुछ खाने का सामान और औजार खरीदे। ओलिवर अपने लिए लकड़ी का सजावट का सामान देखने लगा घर के लिए। तभी उसने और उसके दादा ने कुछ लोगों को बातें करते सुना। वे लोग उसी दक्षिण पश्चिम के जंगल के बारे में बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे, ये 8वीं या 10वीं बार है जब लोग उसी जंगल में गायब हो गए और वापस नहीं आए। मैंने दादाजी से कहा, दादाजी ये तो वही बातें कर रहे हैं जो आपका दोस्त कह रहा था। हाँ, इसका मतलब है कि वो बिल्कुल सही था। ये बात तो बिल्कुल सही है, हमें होशियार रहना चाहिए। आओ अब घर चलें। घर पहुंचते पहुंचते बीच में ही उन्हें अंधेरे ने आ घेरा और एक रास्ते पर आते ही उनकी घोड़ा गाड़ी रुक गई। घोड़ा गाड़ी उस सुनसान रास्ते पर रुकी रही। काफ़ी चाबुक मारने पर भी घोड़ा नहीं चला, जबकि वो एक मजबूत घोड़ा था। फिर वही दक्षिणी पश्चिमी जंगल जो उन्हें काफ़ी दूर दिखाई पड़ रहा था, वहाँ से एक भयानक चीख उनको सुनाई थी और एक उड़ती हुई चीज़ जो एक बड़ी चील की तरह लग रही थी पर काफ़ी बड़ी और भयानक थी, उड़ती हुई उनके ऊपर से निकली। दोनों काफ़ी डर गए थे। पर एक बार फिर दादाजी ने घोड़े को चाबुक मारा और तुरंत ही घोड़ा दौड़ने लगा। आप दादाजी ने बीच में कहीं घोड़े को नहीं रोका। वह लोग अब घर जाकर ही रुके। तुरंत दादाजी ने घर के आंगन में आग जलाई और एक खास तरह की जड़ी बूटी से पूरे घर और आंगन में धुआं किया। फिर दोनों ने सारा किस्सा माँ और दादी को सुनाया कि आज शाम उन्होंने क्या देखा। वे दोनों भी डर गईं और अपना काम करके खाना पकाकर आग के पास खाने बैठ गए। खाना खाते खाते दादाजी ने कहा, मैं कल इस पूरे घर के चारों ओर मजबूत पत्थरों की दीवार बनाऊंगा और एक लकड़ी का बड़ा गेट ऊंचा और मजबूत बीच में लगाऊंगा। और तुम्हारे लिए ओलिवर, कभी मेरे बिना भी तुम्हें बाजार जाना पड़े तो तुम आराम से जा सको, इसलिए तुम्हारे लिए मैं कुछ लोहे के हथियार बना देता हूँ, मगर उसमें 4-5 दिन लगेंगे, यानी सारे काम को करीब 1 हफ्ता लगेगा। यह कहकर वो वापस खाना खाने लगे और सब लोग खाना खाकर सो गए। जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही किया। अगले दिन उन्होंने ओलिवर के साथ मिलकर 12 से 13 फीट ऊंची पत्थरों की दीवार चारों ओर घर की खड़ी करी और एक भारी पेड़ को काटकर एक भारी गेट उसमें लगा दिया। अब सच में वो लोग ज़्यादा सुरक्षित थे। फिर अगले दिन उन्होंने एक कमान बेहद मजबूत और लोहे के बहुत सारे तीर बनाए और कई तरह की तलवारें लचीली पर बहुत असरदार सब बनाई। ये सब हथियार बनाकर उन्होंने ओलिवर को सभी तरह के हथियारों को चलाना भी सिखाया। इसमें
कुछ वक्त लगा, बाकी किसी भी वक्त वो अपनी रक्षा कर सके। उन्होंने कहा, ओलिवर बेटा, मैं ये सब कलाएं तुम्हें सिखा तो दी हैं, पर सही समय पर सही कार्य करना तुम्हारा काम होगा। वो ये कह ही रहे थे कि एक घोड़ा गाड़ी उनके घर के पास आकर रुकी। देखा तो उसमें ओलिवर के रिश्तेदार थे। वो यहाँ एक खबर लाए थे। वह बोले, ओलिवर की माँ कहाँ है? असल में वो ओलिवर के अंकल थे, यानी ओलिवर की माँ के भाई। वो कहने लगे, सुनो सोफिया, हमारे पिता यानी ओलिवर के नाना की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और इनके लिए मुझे दवाइयाँ चाहिए जो यहाँ ओलिवर के दादा बनाते हैं। मुझे कुछ दिनों तक ओलिवर को भी अपने साथ रखना है वहाँ पर, ताकि कोई ज़रूरी कार्य निपटा सकूँ। दवाइयाँ तो कुछ घंटों में तैयार हो जाएंगी। दादाजी बोले, मगर तुम ओलिवर को क्यों ले जाना चाहते हो? जी वो इसलिए क्योंकि इसके नाना नानी ने इसे बहुत दिनों से देखा नहीं है और वो इससे मिलना चाहते हैं। क्योंकि ओलिवर से मिले उनको बहुत समय हो गया है, और फिर नाना जी की तबीयत भी तो ख़राब है। चलो कोई बात नहीं, तुम ओलिवर को ले जा सकते हो, मगर अगर अभी तुम निकलोगे तो वहाँ जाते जाते तुम्हें शाम हो जाएगी और क्या पता तुम रात तक वहाँ पहुँच भी ना पाओ। जी नहीं, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मुझे आज ही निकलना होगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम आए कैसे हो? दादाजी बोले, मतलब तुम्हारे पास अभी सामान क्या क्या है? जी घोड़ा गाड़ी में। वह बोला, मेरे पास खाने का सामान है, ब्रेड, बिस्किट, सफ़ेद मक्खन, सेब और भी फल हैं, और हाँ एक भाला और एक बड़ी तलवार मैं हमेशा रास्ते के लिए रखता हूँ, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। अब दवाइयाँ बनाते बनाते उन्हें शाम हो गई दादाजी को, और उन्होंने कहा, सुनो, मैंने ओलिवर को तीर कमान और तलवार दे दी है, और उस तीर कमान और तलवार को रखने के लिए चमड़े की कवर भी हैं। लेकिन बेटा, अगर तुम कल चले जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता, अभी जाते जाते ही तुम्हें रात हो जाएगी। जी नहीं, मैं अभी जाना चाहूँगा क्योंकि मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, ये दवाइयाँ उन तक पहुँचना ज़रूरी है। ठीक है, ये लो दवाइयाँ भाई साहब के लिए, और जल्दी लौटना, हमें तुम दोनों का इंतज़ार रहेगा। अब दादा दादी और ओलिवर की माता गेट पर थीं। सबने कहा, नाना नानी को हमारा नमस्कार कहना। यह कहकर ओलिवर के अंकल ने गाड़ी को घुमाया और उस मिट्टी वाले रास्ते पर दौड़ा दिया। घोड़ा तेजी से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ता जा रहा था। बीच में कई गांव और छोटे मोटे खेत आए। फिर एक जगह रुककर ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से उन्होंने गाड़ी के दोनों साइड पर लैंप चला दिए। फिर आगे का रास्ता उनके लिए साफ हुआ। वो रुके रहे और घर से लाए खाने को खाकर एक बकरी की खाल से बनी हुई बोतल में से पानी पिया, जिसे मशक कहते हैं। वो जैसे ही आगे बढ़े, बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि उनको अपना रास्ता जंगल से लेना पड़ गया। वो ये जान ही नहीं पाए कि वो अब दक्षिण पश्चिम के जंगल में दाखिल हो चुके थे। अनजाने में घोड़ा भागता जा रहा था और जंगल घना और घना होता जा रहा था। रात में उल्लू, गीदड़ और सियार की आवाज़ें लगातार उन्हें आ रही थीं। अब एक जगह पर आकर गाड़ी थोड़ी रुक रुक कर चलने लगी। ओलिवर अपने अंकल के साथ आगे बैठा था। उसने पहले ही तीर कमान को कंधे पर लटकाया था उस चमड़े के कवर के साथ, और तलवार उसकी कमर पर बंधी थी। थोड़ी देर बाद उसने अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनी, लेकिन असल में कोई चल नहीं रहा था मगर खिसट रहा था। उसके अंकल अपना भाला लेकर गाड़ी से उतरे और गाड़ी के नीचे वो जैसे ही देखने लगे तो वो देखते हैं कि किसी ने गाड़ी के लोहे की सलाखों को पकड़कर और उस पे वो झूल रहा है। कोई शख्स है वो, और खिसट रहा है। फिर वो उस शख्स से बोले कि तुम कौन हो? वो कुछ नहीं कहता, बस एक गुर्राहट करता है जैसे कोई तेंदुआ करता हो। तभी अंकल उस पर अपने तेज़ नोकीले भाले से वार करते हैं, और जैसे ही वे वार करते हैं वहाँ से वह प्राणी गायब हो जाता है। उन्हें अब लगता है कि उनके पीछे कोई खड़ा है, यानी कि अंकल को। वो पीछे देखते हैं तो ओलिवर अपनी तलवार खोलकर सामने खड़ा होता है। वो कहते हैं, ओलिवर, शायद बेटा हम गलती से दक्षिण पश्चिम के जंगल में घुस गए हैं, मगर अब हमें इसे पार करना ही पड़ेगा। अब अंकल ने ज़ोरदार चाबुक घोड़े को मारा और घोड़ा तेज़ी से दौड़ पड़ा। कुछ ही दूर बाद उनको एक कुआं दिखाई दिया। उन्हें प्यास भी लगी थी। उन्होंने सोचा रुक कर मशक में पानी भर लेते हैं। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, कुएं में से आवाज़ आई, कुएं में से पानी ले जाओगे तो यहीं रहोगे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अंकल ने उस आवाज़ को ज़ोर से डांटा, कौन हो तुम जो हमें रोक रहे हो यहाँ पानी लेने से? वह फिर बोला, मैं हूँ इस कुएं का रखवाला,
तुम पानी नहीं ले जा सकते। अंकल को गुस्सा आ गया। ऑलिवर के हाथ में लालटेन थी। अंकल ने कहा, ज़रा ये लैम्प दो, मुझे देखना है ये है कौन। अंकल ने जैसे ही वह लैम्प उस कुएं के ऊपर किया, वहाँ पर बस एक आदमी का सिर ही नजर आ रहा था, बड़ा भयानक। ये देखकर अंकल समझ गए और तुरंत ऑलिवर को गाड़ी की तरफ जाने को कहा। वह गाड़ी तक पहुंचे ही थे कि उनको एक अजीब सा जीव कुएं से बाहर निकलता दिखाई दिया। उन्होंने अब गाड़ी पूरी ताकत से दौड़ा दी। वह जीव चीखता हुआ उनका पीछा कर रहा था और एक कंगारू की तरह उछल उछल कर उनकी घोड़ा गाड़ी के नज़दीक आता जा रहा था। तभी ऑलिवर ने कमान में तीर चढ़ाकर उस प्राणी पर मारा और वो भी उसी प्राणी की तरह जो घोड़ा गाड़ी के नीचे था और भाला लगते ही गायब हो गया था, ये भी वैसे ही गायब हो गया और उसकी चीख पूरे माहौल में गूंज गई। अब दोनों समझ गए ये जंगल जो दिख रहा है वो है नहीं। अब उन्हें ज़्यादा सावधानी से काम लेना होगा। घोड़ा गाड़ी अब ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रही थी। अब वो कहीं नहीं रुक रहे थे, बस घोड़ा गाड़ी दौड़ाते चले जा रहे थे। बहुत देर तक जब वो घोड़ा गाड़ी चलाते चलाते थक गए तो उन्हें एक झोंपड़ी दिखाई दी जिसमें एक लालटेन टंगी हुई थी। उन्हें अब एक घर मिल गया था कुछ देर आराम करने के लिए। उन्हें भी लग रहा था कि वो जंगल की सीमा से बाहर हैं। उन्होंने अंकल ने दरवाज़ा खटखटाया झोंपड़ी का, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। उन्होंने कई बार दरवाज़ा खटखटाया पर कोई भी बाहर नहीं आया। अब जब अंकल और ऑलिवर वापस मुड़कर जाने लगे तब दरवाज़ा अपने आप खुल गया धीरे धीरे और एक चरमराने की भयानक आवाज़ के साथ वो पूरी तरह से खुल गया। अंकल ने अपनी तलवार बाहर निकाली और ऑलिवर को तीर कमान तैयार रखने का निर्देश दिया। वो धीरे धीरे उस झोंपड़ी के अंदर दाखिल होने लगी और जैसे उन्होंने देखा तो वही शख्स जो उनकी गाड़ी के नीचे था वो अब उनके सामने था। अंकल और ऑलिवर ने जब ध्यान से देखा तो एक बुढ़िया थी, मगर एक सबसे डरावनी बात थी कि वह हवा में उड़ रही थी और उसका सर दीवार पर टंगा था और वो सर उनकी तरफ देखकर लगातार भयानक हंसी हंस रहा था। ऑलिवर ने तुरंत उस सर पर तीर चलाए और उसके अंकल ने उस उड़ते धड़ पर तलवार से हमला किया, मगर उसका अब कोई असर उस पर नहीं हुआ। ऑलिवर अब लगातार उस सर पर तीर चला रहा था और उसके अंकल उस धड़ पर अपनी तलवार से हमला कर रहे थे, पर उस जीव को तो जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था, यानी कि इस बुढ़िया को कोई असर नहीं हो रहा था। फिर ऑलिवर को एक तरकीब सूझी। उसने अंकल को झोंपड़ी से अलग हटने को कहा और उसने वो लालटेन उस भूसे की छत पर देकर मारी और पूरी तरह झोपड़ी में आग लग गई और एक बम की तरह वो झोपड़ी फट पड़ी और एक बड़े आग की लहर की तरह वह बुढ़िया हवा में उड़ गई और चिल्लाती हुई गायब हो गई। अब उन दोनों को सुबह की पहली किरण दिखाई दी। वो फिर से घोड़ा गाड़ी पर बैठे, पर एक नई ताकत और एक लक्ष्य को पूर्ण करने के एहसास के साथ उन्होंने फिर घोड़ा गाड़ी को दौड़ाया और अब कुछ किलोमीटर गाड़ी दौड़ाने के बाद उन्हें एक किसान का खेत दिखाई दिया। ऑलिवर अब अपनी नानी के घर के पास था। फिर वे दोनों नानी के घर पहुंच ही गए। अंकल ने अपने पिता को दवाइयाँ दी और कुछ दिन ऑलिवर उनके साथ ही रहा। एक हफ्ते बाद ही वह वापस अपने घर जाने को तैयार हुआ। इस बार वो नदी के रास्ते अपने घर गए, सारी मुश्किलों से बचकर। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी कहानी शापित जंगल का रहस्य। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। डियर फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। डियर फ्रेंड्स, वो हाई बटन प्रेस करना भी ना भूलें। आप सब लोगों की बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।